एक गांव में रघुवीर नाम का एक किसान था जिसके 3 बेटे थे। रघुवीर को अपनी जमीन से बहुत प्यार था। वो उसे अपने दिल का टुकड़ा मानता था। आज भी वो अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खड़ा था। पत्नी हंसी मजाक करते हुए बोली, अरे जी, आप तो बस दिन रात इसी जमीन में घुसे रहते हो। कभी 2 घड़ी बैठकर आराम कर लिया करो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। याद है, कुछ 35 साल हो गए हमें ब्याहे हुए। रघुवीर अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराता है। 35 साल कब हो गए पता ही नहीं चला। देखो भाग्यवान, यही तो हमारी जान है रे, ये जमीन जिसमें मेरे बाप दादाओं का खून पसीना मिला है। जब तक सांस चलती है ना, तब तक मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हाँ हाँ, पता है हमें। इस जमीन तुम्हारे लिए पहले नंबर पर आती है और हम बस दूसरे नंबर पर आते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई। अरे भाग्यवान, तुम्हारे साथ के बिना तो मैं आधा दिन भी ना टिक पाऊं। पता है, पहले नंबर पे हो तुम, दूसरे पे नहीं। अरे तुम ही तो हो जो मेरे लिए खाना बनाती हो। तुम ही ने मुझको संभाल रखा है, वरना सब कुछ कब का बिखर जाता। बस बस, इतना मीठा बोलने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारे बेटे सोचेंगे कि बुढ़ापे में माँ बाप पागल हो गए हैं। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद करुणा चुप हो जाती है और गहरी सांस लेते हुए बोलती है, सच कहूँ मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है कि अब मैं और नहीं संभाल पाऊंगी, सब बिखर जाएगा। लेकिन हमारे लड़के, पता नहीं, कभी कभी लगता है उन्हें इस मिट्टी की कदर ही नहीं। ओहो, तुम खामखा परेशान होती हो। हमारे ही बेटे हैं, हम समझाएंगे तो समझ जाएंगे। ये जमीन सिर्फ खेती का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है। और एक दिन वो समझ जाएंगे कि इसकी असली ताकत क्या होती है। हाँ, थोड़ा आराम से शांति रखो। भगवान जाने समझ जाएंगे या हमें ही समझा देंगे। खेत का काम निपटाकर रघुवीर अपनी पत्नी के साथ घर लौट आते हैं। शाम के वक्त रघुवीर घर के आंगन में बैठा था। थोड़ी देर बाद उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। रघुवीर का सबसे बड़ा बेटा था सुरेंद्र। सुरेंद्र बड़े घमंड के साथ घर के आंगन की तरफ चला आ रहा था। वो शुरू से ही जमीन को अपना अधिकार समझता था। उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। वो हमेशा से पिता की जमीन ही संभालना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। आ गए बाबा आप। अरे आज इतनी गर्मी थी कि क्या कहूँ। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि अब आप खेत जाना छोड़ दीजिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। क्या बाबा। तभी सुरेंद्र से छोटा मोहन भी पीछे पीछे आता है। उसे खेती का काम कुछ खास पसंद नहीं था। वो ये काम नहीं करना चाहता था। कभी वो गाना गुनगुनाता रहता, कभी पेड़ के नीचे बैठकर सोचता कि शहर में जाकर कोई और काम करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बाबा, छोड़ भी दो ना इस जमीन को, हमारे ही कुछ काम आ जाए कम से कम। तभी मोहन की बात काटते हुए सबसे छोटा बेटा सोहन तेज कदम से आंगन में घुसता है। हाँ भाई, अगर कुछ बांट ही रहे हो तो हमें भूल मत जाना। छोटा हूँ कहकर किसी खाली कोने में पटक मत देना। तभी अंदर से करुणा हाथ में पानी का गिलास ले आती है। क्यों रे, तुम सब आते ही बाप से जमीन का हिस्सा मांगने लगते हो? कभी बाप का हाल भी पूछा है? ओहो माँ, कैसी बातें करती हो। अरे बाबूजी की चिंता है तभी तो उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। उम्र हो गई है इनकी, उम्र देखो तो सही। और नहीं तो क्या। अरे भाई, 3 जवान बेटे हैं, इन्हें अब काम करने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं कि कितनी चिंता है तुमको। चलो आओ, सब आकर खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सब लोग उठकर खाना खाने चल पड़ते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। रघुवीर को बेटों के बीच बढ़ती तकरार परेशान कर रही थी। अरे करुणा, समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों हमारे बेटे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, चलो तुम भी आराम कर लो, कल सुबह बात कर लेना। नहीं रे, ये सच कहते हैं कि मेरी उम्र तो हो गई है। मेरे जाने के बाद कल को ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे क्या पता। अरे ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे लेकिन ये तो सच है ना
कि एक ना एक दिन हमें चले ही जाना है। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद इन लोगों के बीच हमारे घर का तमाशा बने। इससे अच्छा है कि मैं जीते जी ही तीनों को बराबर का हिस्सा दे दूं। आज ही बंटवारा करोगे? हाँ, क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। उसी शाम रघुवीर के तीनों बेटे सब फिर से इकट्ठा होते हैं। वो जल्द से जल्द जमीन का बंटवारा करना चाहते थे। रघुवीर बेटों को समझा रहा था, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, तो बच्चों देखो, तुम सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, है ना? तुम इस जमीन को टुकड़ों में बांटना चाहते हो। देखो, मेरी बात को समझो। ये जमीन सिर्फ खेती का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पुरखों की याद है। उनका खून पसीना मिला है इस मिट्टी में। हमारी रोटी, हमारा घर, हमारी सांस तक इस जमीन से जुड़ी है। बाबा, ये सब बातें हमको पता है। हम सब भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हमेशा सब आपके तरीके से थोड़ी चलेगा। अब आपका जमाना गया बाबा, क्या बातें कर रहे हो आप? रघुवीर उन्हें समझाने के लिए आंगन के एक कोने से कुछ लकड़ियां उठाता है और एक एक करके 8 से 10 पतली लकड़ियों का एक बंडल बनाता है और बेटों के सामने रख देता है। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, ये इस बंडल को पकड़ो, लो और इसको तोड़ कर दिखाओ। तोड़ो। सबसे पहले सोहन उस बंडल को उठाता है और पूरे जोर से दबाकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां टूटी नहीं। फिर मोहन भी कोशिश करता है, फिर सुरिंदर ने, लेकिन तीनों थक जाते हैं, लेकिन बंडल टूट ही नहीं पाता। फिर रघुवीर मुस्कुराता है और बंडल खोलकर तीनों बेटों को अलग अलग लकड़ियां निकाल कर देता है। चलो लाओ। अब ये लो। ठीक है, अब इसको तोड़ के दिखाओ। तोड़ो। इस बार तीनों बेटों के हाथ की एक एक लकड़ी तुरंत ही टूट जाती है। हाँ, समझ गए। जब तुम एक साथ हो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जैसे ही तुम अलग हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें पल भर में तोड़ देगी। यही तो हमारा परिवार है, यही हमारी जमीन है। एक साथ रहोगे तो बरकत होगी, अलग होगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन रघुवीर की इस बात को सुनकर तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अरे अरे, क्या बाबा, ये सब कहानियां ना बचपन में अच्छी लगती थी। लकड़ी तोड़ के क्या सिखाना चाह रहे हो बाबा? अरे असल में हम कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, जीते जागते इंसान है इंसान। और असल जिंदगी में हर कोई अपना फायदा देखता है बाबा। अगर हम भी देख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या लकड़ी लुकड़ी तुड़वा रहे हो आप भी, क्या बोलूं मैं? बेटों की ऐसी खुदगर्ज बातें सुनकर रघुवीर का दिल टूट जाता है। रघुवीर अपने बेटों की जिद के आगे हार जाता है और आखिर में जमीन के बंटवारे का फैसला होता है। हाँ, ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अब देखो, मैं तो नहीं चाहता कि आने वाले कल में मेरे जाने के बाद तुम सब लोग आपस में लड़ो भिड़ो। इसीलिए मैं अपने जीते जी बराबरी का बंटवारा करने के लिए राजी हूँ। हाँ बाबा, ठीक है, जैसा आप सही समझें। इतना कहते ही रघुवीर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन तीनों बेटे और रघुवीर सब खेत की तरफ जाते हैं। रघुवीर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके तीनों बेटे जमीन में कुछ निशान बनाकर जमीन का बंटवारा कर रहे थे। सुरिंदर ने मिट्टी पर रस्सी बिछा कर कहा, तो ठीक है, अब यहाँ से होगा मेरा हिस्सा। मैं अपनी खेती अपने तरीके से करूँगा और बाबा, अब देखना, मैं सबसे ज्यादा फसल उगा कर दिखाऊंगा। मोहन ने अपने हिस्से पर हक जताते हुए कहा, हाँ तो ठीक है भाई, मुझे बस इतना मिल जाए कि मैं इसे बेचकर शहर जा सकूं। मुझे खेती वेती में कोई जीवन बर्बाद नहीं करना। हाँ तो ठीक है भाई, मेरा भी ये वाला हिस्सा होगा। अरे मुझे भी कोई ये धान गेहूं की खेती थोड़ी ना करनी है। इस हिस्से पर देखना, नए फल और सब्जियां उगाऊंगा। मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं उसे, मॉडर्न फार्मिंग। देखना कितना सारा पैसा बनेगा इससे। हाँ। जमीन को इस तरह टुकड़ों में बंटते देखकर रघुवीर का दिल भी टुकड़ों में बंटता जा रहा था। अपने पति की ऐसी हालत करुणा से देखी नहीं जा रही थी। करुणा बेटों को रोकने की कोशिश करती है। अरे ऐसा मत करो बच्चों, एक माँ के दिल पर ऐसा बोझ डाल रहे हो तुम लोग। ये जमीन तुम सबकी माँ है,
टुकड़े टुकड़े मत करो। लेकिन तीनों बेटों को माँ की कोई बात से फर्क ही नहीं पड़ा। रघुवीर पत्नी को रोकते हुए कहता है, बस 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 बस, रहने दो रहने दो, अब इन्हें बोलने से कोई फायदा नहीं। अब सब अपने अपने मालिक हैं, सब जिम्मेवार हैं, रहने दो। ऐसे ही तीनों बेटे अब अपने अपने हिस्से की जमीन संभाल रहे थे। तीनों भाइयों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं था। सबसे बड़ा बेटा सुरेंद्र सुबह से शाम तक खेत के काम में लगा रहता। अब हूँ मैं अपना मालिक। फालतू में किसी से पूछने की क्या जरूरत है? जो करना है मैं अपने फैसले से करूँगा। लेकिन बंटवारे की वजह से अब सारे साधन भी बढ़ चुके थे। पानी की मोटर जहाँ से खेतों को पानी दिया जाता था, वो छोटे भाई सोहन के खेत के हिस्से में आ चुकी थी। वहीं दूसरा भाई मोहन, वो तो अलग ही धुन में था। वो सुबह थोड़ी देर के लिए खेत आता, फिर बस इधर उधर देखकर चला जाता। अरे खेती वेती तो मेरे बस की बात नहीं। जब थोड़ा सा पैसा जमा होगा, शहर जाकर अपना धंधा खोलूंगा। ऐसे ही एक दिन शाम को सारे भाई घर में आते हैं। खाना खाते वक्त करुणा जमीन के बारे में पूछती है, बेटा तुम सब लोग खेत को संभाल पा रहे हो ना? सब ठीक है? अरे माँ, सब बढ़िया है, तुम चिंता मत करो। बस बाबूजी का ख्याल रखो, बाकी हम सब देख रहे हैं। हाँ माँ, सब मजे में है। और वैसे भी अब कोई चिक चिक नहीं है। नहीं तो पहले कभी इससे पूछो, उसको बताओ, ये करो। अरे धैत, अब अपना काम अपनी मर्जी से करता हूँ, तुरंत काम होता है अब। तभी सुरेंद्र को याद आता है कि उसके खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है। अरे हाँ मोहन, हमें तुमसे बात भी करनी थी कि देखो, वो पहले तो पानी के लिए एक ही मोटर थी। अब मेरी तरफ वो पानी की ना थोड़ी सी समस्या है, तो कोई जुगाड़ लगाकर पानी का मसला हल करना होगा भाई। क्या बात करते हो भैया, अब वो मोटर मेरे हिस्से में है। मैं जब मन करेगा तब चलाऊंगा। अब आपके खातिर मैं मोटर चलाऊंगा तो बिजली का बिल तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। अरे छोटे, कैसी बातें कर रहा है तू? बड़े भाई का थोड़ा तो लिहाज कर। लिहाज है तभी तो प्यार से बता रहा हूँ, वरना वरना क्या क्या क्या? हाथ उठाएगा क्या मुझ पर? अरे बस 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 भी करो, फालतू में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस समस्या को भी हल कर लेंगे भाई। शांति शांति शांति। हाँ तो हल कर लेंगे। कितनी बार गया खेत में, जमीन बंजर हो रही है भाई, हल करना ही पड़ेगा अब तो। अरे आपको क्या है, मेरी जमीन बंजर हो जाए, सोना उगले, न आपका फायदा न आपका नुकसान। क्यों फालतू में टेंशन बढ़ा रहे हो? रघुवीर अंदर से अपने 3 बेटों को झगड़ते हुए देख रहा था। बेटों को आपस में झगड़ता देखकर उसका मन और दुखी हो गया था। कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन अब तीनों बेटों के बीच झगड़े और भी बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे उनकी फसलें भी खराब हो रही थी। अपने अपने खेतों में खड़े रघुवीर के बेटे अपनी फसलों को बर्बाद होते देख रहे थे। अरे यार, ये तो दिमाग ही खराब हो गया अपना। क्या करूं? ये पानी की दिक्कत का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो फसल खराब हो जाएगी। कब तक ये नदी से पानी का जुगाड़ लगाता रहूंगा? क्या कहूं मैं? सुरेंद्र अब तक पास की एक नदी से अपनी पानी की जरूरत पूरी कर रहा था, लेकिन जमीन के हर कोने तक नदी से पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने सब्जी और फल की खेती तो कर ली थी, लेकिन खेती की ज्यादा समझ न होने के कारण उसकी फसल को कीड़े खाने लगे थे। और सोहन, जिसने कभी खेत में पैर ही नहीं डाला था, उसकी जमीन पड़ी पड़ी बंजर होती जा रही थी। तीनों बेटों में तकरार थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे की मदद करने को राजी नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और समस्याएं बढ़ रही थी। एक सुबह आंगन में चलते हुए रघुवीर का पैर लड़खड़ाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। करुणा दौड़कर उसके पास आती है। अरे जी, क्या हुआ? क्या हुआ? आंखें खोलिए। घबराई हुई करुणा अपने तीनों बेटों को आवाज लगाती है। अरे सुरेंद्र, सोहन, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारे बाबूजी को? अरे मोहन, देखो तो। पिता को ऐसे जमीन पर गिरे देखकर तीनों बेटे भागकर रघुवीर के पास आते हैं, उन्हें उठाते हैं और चारपाई पर लिटा देते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है माँ, ऐसे रो मत। ठीक है बाबा, कुछ नहीं हुआ है। आंसू भरी आंखों के साथ करुणा गुस्से से बोलती है, तुम सबको समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी लड़ाई ने इनका दिल तोड़ दिया है। जमीन के टुकड़े टुकड़े करके तुमने इनके जीवन को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। बेटा, अपने बाप की बात मान लो।
देखो देखो इनकी हालत, इनकी सांस अभी चल रही है पर दिल टूट गया है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिद इन्हें पूरी खा जाए? लेकिन भाई अपनी अपनी जिद पर टिके हुए थे। जैसे तीनों भाइयों का झगड़ा बढ़ रहा था, वैसे वैसे रघुवीर की तबीयत और खराब होती जा रही थी। कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है। दिन भर घने बादल छाए रहते, हवा तेज चलती और तूफान के आने का डर लगा रहता। एक शाम अचानक आसमान का रंग बदला, बिजली चमकी, बादल गरजना शुरू हुए और कुछ ही देर में तूफान के झोंके आने लगे। सुरिंदर अपने हिस्से के खेत में भागा। उसने बड़ी मुश्किल से मिट्टी की मेड़ें बनाई ताकि पानी रुके, पर तेज बारिश से सब बर्बाद हो गया। मोहन, जिसने पहले जमीन पर कभी ध्यान नहीं दिया था, जमीन डूबने से अब उसकी शहर जाने की उम्मीद भी डूब रही थी। और सोहन के खेत में तो और भी अफरा तफरी थी। उसने बिना सोचे समझे वो महंगी सब्जी और फल बीज दिए थे, वो भी तेज बारिश नहीं झेल पाए थे। डूबती हुई जमीन को बचाने का एक ही तरीका था कि सारे पानी को सुरिंदर की जमीन से बाहर निकाला जाए। सुरिंदर की जमीन में ढलान थी जहाँ से पानी को निकाला जा सकता था। अब बारिश भी थम गई थी। सोहन मुंह लटकाए सुरिंदर के पास आता है। भैया, मुझे आपके जमीन से थोड़ा रास्ता चाहिए। वाह, आज बड़ी मीठी जुबान बोल रहा है। अब क्या कहूँ भैया, ये झगड़े का वक्त नहीं है। आप तो जानते हैं कि जमीन में पानी भर गया है और उसे आपके हिस्से से ही बाहर निकाला जा सकता है। कल जब मैंने तुझसे पानी मांगा तो तूने तो बड़ा मना कर दिया, कहता था वरना। आज क्या हो गया? आज वरना नहीं करेगा? आज खुद पर मुसीबत आई तो? बस भैया बस, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। अगर पानी नहीं निकला तो इतनी महंगी महंगी सब्जी और फल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझो। तभी रघुवीर बीमार हालात में अंदर से उठकर आता है। मैं हमेशा से तुम लोगों को यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक दूसरे के खिलाफ चलोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा और साथ चलोगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। पिता की बात सुनकर तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने किए पर शर्मिंदगी भी। हाँ, आपने सही कहा, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हम अपने फायदे में इतने डूब गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि हम अपना ही नुकसान कर रहे थे। तभी मौके का फायदा उठाता हुआ मोहन भी बीच में बोल पड़ता है। हाँ बाबूजी, भैया ठीक कहते हैं, मैंने भी लापरवाही में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तीनों भाइयों को समझ आ चुका था। तीनों को अपनी गलती का पछतावा था। अपनी गलती मान तीनों भाई एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ खेती करना शुरू कर देते हैं। एक शाम सुरिंदर मोहन को अपने पास बुलाता है और कुछ पैसे देते हुए बोलता है, अब ये ले कुछ पैसे। क्या भैया, पैसे? अरे हाँ, घबरा मत, तेरे हिस्से की जमीन नहीं बेची है, जमा किए हुए हैं। तू शहर जाकर काम कर, जो करना है सो कर, यहाँ हम दोनों संभाल लेंगे। तू बढ़िया आगे का देख अपना, है ना? मोहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब सुरिंदर और सोहन ने मिलकर नए और पुराने तरीके से नई नई फसलें उगाना शुरू कर दी थी। रघुवीर भी बेटों के बीच खत्म हुए झगड़े को देखकर अब खुश था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। जब तक हम एक दूसरे की मदद से एक दूसरे का साथ देंगे तो सब एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें